नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ लेसन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का आयन विनिमय यानी आयन एक्सचेंज किस प्रकार से होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जो आयन विनिमय की जो अभिक्रिया है यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसमें आयनों का आपस में विनिमय होता है, चाहे वो धन आयन हो चाहे वो ऋण आयन हो, यानी समान आवेश वाले आयनों का आपस में एक्सचेंज होता है। आवेश जो है वो समान होना चाहिए। अगर धन आयन आने वाला है तो हटने वाला भी धन आयन ही होगा, और आने वाला ऋण आयन है, नेगेटिव आयन है, तो हटने वाला भी ऋण आयन ही होगा। यानी समान आवेश वाले आयनों का आपस में एक्सचेंज होना, अदला बदली होना आयन विनिमय कहलाता है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें सजातीय आवेश वाले आयनों का आपस में विनिमय होता है। ये विनिमय जो होता है या तो ठोस प्रावस्था से ठोस प्रावस्था में होता है या विलयन प्रावस्था से ठोस प्रावस्था में होता है। तो अपन देखते हैं कि किस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मृदा के कण होते हैं वो ठोस होते हैं। तो मान लीजिए ये एक मृदा कण है। इस मृदा कण पर, क्योंकि मृदा के कण जो होते हैं ऋण आवेशित होते हैं, इसलिए इसकी सतह पर धन आवेश जो होते हैं वो अधिशोषित रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, पाए जाते हैं। ये धन आवेश इस पर उपस्थित हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा मृदा का कण है, मृदा कण, इस पर भी क्या है, धन आवेश उपस्थित है। इस तरह से मृदा के कणों पर या मृदा संकीर्ण पर धन आवेश की अधिकता पाई जाती है। ये दोनों की दोनों जो कण हैं ये क्या है, ये ठोस प्रावस्था है, ये भी एक ठोस प्रावस्था है, और दूसरा जो मृदा का कण है ये भी ठोस प्रावस्था है। तो जब या तो क्या होगा, इसमें दोनों ही ठोस प्रावस्था हो या एक ठोस प्रावस्था हो और दूसरी क्या हो, विलयन प्रावस्था हो सकती है। विलयन प्रावस्था में हम कह सकते हैं कि मृदा विलयन जो होता है, मृदा विलयन में जो धन आयन उपस्थित हैं उनका भी इन धन आयनों से आपस में एक्सचेंज हो सकता है। तो जब ये धन आयन आपस में एक दूसरे से, ये है विलयन प्रावस्था, विलयन प्रावस्था। अब अपन इसको इस प्रकार से समझते हैं बच्चों। देखते हैं इसमें कि जब एक ठोस प्रावस्था से ठोस प्रावस्था के मध्य आयनों का विनिमय होता है, यानी ये आयन इधर आ जाते हैं और ये जो आयन है ये इधर चले जाते हैं, आपस में अदला बदली होती है, तो कह सकते हैं कि एक ठोस प्रावस्था से दूसरे ठोस प्रावस्था में आयनों का एक्सचेंज हो गया। या फिर क्या हो सकता है, मृदा विलयन जो होते हैं, यानी मृदा में जो विलयन पाया जाता है उसमें भी धन आयन पाए जाते हैं, पोषक तत्व के रूप में होते हैं, वो भी क्या हो सकते हैं, आपस में अपनी अदला बदली कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं आयन विनिमय। ये जो दोनों ही प्रक्रियाएं हैं ये रिवर्सिबल होती हैं, उत्क्रमणीय प्रकार की होती हैं। तो अब हम इसकी कंप्लीट परिभाषा को इस प्रकार से बता सकते हैं कि विनिमयशील प्रावस्था के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों का, सजातीय आवेश यानी समान आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण आयन विनिमय कहलाता है। यानी अधिशोषण होता है क्योंकि एक पृष्ठीय अभिक्रिया है, इट इज सरफेस रिएक्शन, पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रिया है, तो आयनों का आपस में बदलना आयन विनिमय कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि आयन विनिमय जो होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है। इनके प्रकार की बात करते हैं, तो क्योंकि हमने अभी बात की है आयनों की, क्योंकि आयन्स दो प्रकार के होते हैं और आयनों के प्रकार के आधार पर आयन विनिमय जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं धनायन विनिमय, इसको कैटायन एक्सचेंज भी कहते हैं। ये कैटायन एक्सचेंज कहलाता है बच्चों। दूसरे प्रकार का जो है वो कहलाता है ऋणायन विनिमय। इसे हम एनायन एक्सचेंज
कहते हैं, एनायनों का आपस में बदलना। इसमें इंपॉर्टेंट जो है धनायन विनिमय जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की हम बात करेंगे, ज़्यादातर इसी की चर्चा करेंगे। क्योंकि होता क्या है, मृदा कण जो होता है ऋण आवेशित होता है, और ऋण आवेशित होने के कारण इसकी सतह पर अधिकांशतः मुख्य रूप से धन आयन ही अधिशोषित रहते हैं, और इन्हीं का ही आपस में विनिमय होता है। इसलिए हम धन आयन जो विनिमय है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपन धन आयन विनिमय क्या होता है। आयन विनिमय की अगर अपन बात करते हैं तो इसे भस्म विनिमय प्रतिक्रिया भी कहते हैं बच्चों। यह पूर्ण रूप से एक पृष्ठ क्रिया होती है, यानी सरफेस पर होने वाली एक अभिक्रिया है जिसमें मृदा के क्ले क्रिस्टल तथा ह्यूमस कणों पर पृष्ठ जो होती है उसकी उस पर धनायनों का विनिमय और अन्य धनायनों द्वारा हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमस की जो क्रिस्टल होते हैं या क्ले के जो क्रिस्टल होते हैं उस पर उपस्थित जो धन आयन होते हैं वो अन्य धन आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। इसलिए इसे भस्म विनिमय प्रतिक्रिया भी कहा गया है। इसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हैं बच्चों कि मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन का अवशोषण होना, साथ ही मूल सतह से धनायनों के मुक्त होने की जो अभिक्रिया होती है उसे धनायन विनिमय कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि जब किसी साधारण मृदा में किसी उदासीन लवण का विलयन, जैसे हम KCl का विलयन अगर डाल दें या उसमें मिला देते हैं तो विलयन से पोटेशियम की कुछ मात्रा जो होती है वो मृदा द्वारा सीधे ही अवशोषित कर ली जाती है तथा उतनी ही मात्रा में कैल्शियम धनायन मृदा विलयन में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसे हम इस प्रकार से बताते हैं बच्चों, मान लीजिए अपने पास एक ये कैल्शियम सॉइल, यानी जो साधारण मृदा जो होती है उसमें उसकी सतह पर कैल्शियम अवशोषित रहते हैं। तो ये एक साधारण मृदा है। जब इसमें हम KCl डालते हैं, KCl का विलयन डालते हैं, विलयन इसमें मिलाया जाता है तो हम देखते हैं क्या अभिक्रिया होगी कि इसमें पोटेशियम जो है वो तो कैल्शियम के स्थान पर आ जाएगा और कैल्शियम इससे पृथक हो जाएगा। तो हमें जो प्राप्त होगी सॉइल वो कैसी होगी, पोटेशियम युक्त सॉइल हो जाएगी और यहाँ पर कैल्शियम जो है वो पृथक हो जाएगा। तो ये कौन सी हो गई, ये तो हो गई कैल्शियम क्ले, इसको हम कहते हैं, ये हो जाएगी पोटेशियम क्ले। इस तरह से पोटेशियम द्वारा कैल्शियम का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, विनिमय हो गया। इसे हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं बच्चों कि मान लीजिए ये हमारे पास एक कैल्शियम क्ले का एक कण है, ये है कैल्शियम क्ले। इस कैल्शियम क्ले का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कैल्शियम जो है धन आयन वो उपस्थित है। इसकी सतह पर ये कैल्शियम धन आयन जो होते हैं ये इस पर उपस्थित हैं। जब इस क्ले में या इस सॉइल में KCl का विलयन मिलाया जाता है, KCl इसमें हम जब मिलाते हैं, मान लीजिए हमने इसमें 2x KCl मिलाया तो क्या होगा, KCl जब हम इसमें मिलाएंगे तो इसकी सतह पर अब क्या बन जाएगा, ये पोटेशियम क्ले बन जाएगी। यानी इसकी सतह पर कैल्शियम के स्थान पर क्या आ गए, पोटेशियम अधिशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पोटेशियम आ जाते हैं और पोटेशियम के आ जाने से ये धनायन विनिमय कहलाता है और कैल्शियम जो होता है वो पृथक हो जाता है कैल्शियम क्लोराइड से। तो इस प्रकार हम इस चित्र के माध्यम से धनायन विनिमय को समझ सकते हैं। बात करते हैं धनायन विनिमय की क्रियाविधि की। धनायन विनिमय की जो क्रियाविधि है उसे हम एक सिद्धांत द्वारा समझ सकते हैं बच्चों, वो है विद्युत गतिक सिद्धांत, यानी इसे हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज कहते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित जो धन आयन होता है वो आयनिक द्विपरत की बाहरी एक परत बनाता है।
जो परत बनाते हैं, लेकिन जब उसमें इसे जल में निलंबित किया जाता है तो क्या होता है, इसकी जो आयंस हैं, ये दोनों जो धन आयन की जो परत है, ये आपस में दोलन करने लगती है, दोलन करने लगते हैं तथा विस्तृत द्विपरत के रूप में ये उपस्थित हो जाते हैं। इन दोलनों के कारण कुछ धन आयन क्ले मिसल से दूर चले जाते हैं। ये जो क्ले मिसल है इससे दूर चले जाते हैं, और जब ये दूर चले जाते हैं तो इनके मध्य में विद्युत अपघट्य के जो धन आयन हैं वो स्थापित हो जाते हैं, वो आ जाते हैं, और इनके बीच में आने से ये क्या होते हैं, इनके धन आयनों का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, और मिसल की सतह पर उपस्थित धन आयन जो होते हैं वो विद्युत अपघट्य की परत में चले जाते हैं। इस प्रकार मृदा कणों पर धन आयनों का विनिमय हो जाता है। हम इसे इस प्रकार समझते हैं कि मान लीजिए ये एक क्ले का मिसल है, एक क्ले का कण है, इस क्ले के कण पर ये जो धन आयन अधिशोषित होते हैं ये विस्तृत द्विपरत बनाते हैं, यानी ये विस्तृत धन आयन की द्विपरत है, ये दो परत बना देते हैं, और ये क्या होते हैं, दोनों की दोनों जो धन आयन हैं ये आपस में दोलन करते रहते हैं। ये दोलन करते हैं, जब इनके दोलन करते करते ये दूर चले जाते हैं, दोलन इनका बढ़ जाता है, तो विद्युत अपघट्य के जो ये धन आयन है, ये विद्युत अपघट्य के धन आयन क्या करते हैं, ये जैसे दूर चला गया तो इसके स्थान पर ये धन आयन आ जाते हैं। ऐसे ही जब ये दूर चला जाता है तो इसके स्थान पर ये धन आयन आ जाते हैं। इस प्रकार से धन आयन जो है, विद्युत अपघट्य के धन आयन इन परतों के मध्य में बच्चों आ जाते हैं, और वो जो है धन आयन विद्युत अपघट्य में चले जाते हैं। इस प्रकार से विद्युत अपघट्य के धन आयन का और क्ले मिसल के बाहर उपस्थित धन आयनों का आपस में एक्सचेंज हो जाना ही धन आयन विनिमय कहलाता। तो ये जो धन आयन है जो इसके ऊपर उपस्थित हैं उन्हें हम कहते हैं अधिशोषित धन आयन। जो विद्युत अपघट्य में उपस्थित होते हैं वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य धन आयन, और दोलायमान धन आयन जो होते हैं इसकी परत के चारों ओर उपस्थित होते हैं। अंदर की परत ऋणात्मक होती है और एक बाहरी द्विपरत होती है। अब अपन पढ़ते हैं इसका दूसरा जो विनिमय है वो है ऋणायन विनिमय। ऋणायन विनिमय जो होता है उसका दूसरा नाम है अम्ल विनिमय भी इसको कहा जाता है। ये एनायन विनिमय कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जब दो ऋण आयन आपस में एक दूसरे का एक्सचेंज कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, तो उसे हम ऋण आयन विनिमय कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब फॉस्फेट आयन के स्थान पर कोई अन्य ऋण आयन जैसे कि OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन आ जाते हैं, तो इस प्रकार के विनिमय को हम ऋण आयन विनिमय कहते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक फॉस्फेट आयन है PO3-, ये आयन है, इस आयन के स्थान पर अगर हाइड्रोक्साइड आयन आ जाता है, ये आपस में अदला बदली कर लेते हैं, तो इस प्रकार के विनिमय को हम ऋण आयन विनिमय कह देते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की कि किस प्रकार से ये आयनों का विनिमय होता है। तो हम देखते हैं ऋण आयनों की क्रियाविधि। ऋण आयन की क्रियाविधि, इसकी अपन क्रियाविधि देखते हैं बच्चों कि मृदा घटने पर भास्मिक समूहों की सक्रियता जो होती है उनकी प्रोटॉन्स को ग्रहण करने की वृद्धि द्वारा बढ़ जाती है। इसे हम इस एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ROH है, इसकी अभिक्रिया जब हम H2SO4 से कराते हैं तो क्या होता है, H2SO4 से कराने पर ROH 2+ धन आयन बन जाता है और एक HSO4 ऋण आयन बन जाता है। ये HSO4 ऋण आयन जो होता है ये अन्य ऋण आयन को प्रतिस्थापित कर देता है। इसी प्रकार से हम एक अभिक्रिया इसमें और देखते हैं कि जब हम एमीन की अभिक्रिया HCl से करा देते हैं तो क्या होता है, इसमें भी एक धन आयन बनता है और साथ में ऋण आयन जो होता है एक मुक्त हो जाता है। ये मुक्त ऋण आयन जो होते हैं यही मृदा में उपस्थित अन्य ऋण आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं और जो विनिमय की अभिक्रिया है, ऋण आयन विनिमय की अभिक्रिया, वो संपन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ऋण आयन जो होता है वो मृदा विलयन में अन्य ऋण आयन का
विनिमय करता है। ऋण आयन विनिमय जो होता है वो मुख्य रूप से पीएच पर निर्भर करता है, अर्थात ऋण आयन विनिमय क्षमता जो होती है वो अम्लता के साथ बढ़ती है। जितनी अम्लता बढ़ती जाएगी ऋण आयन विनिमय की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती जाएगी। उदासीन मृदा में कुछ आयन्स जैसे कि क्लोराइड आयन यानी Cl- आयन है, NO3- आयन यानी नाइट्रेट आयन जो होते हैं उनका अधिशोषण बहुत कम हो जाता है या नहीं के बराबर होता है। जबकि फॉस्फेट आयन जो होते हैं या आर्सेनिक के जो ऑक्साइड के जो आयन्स होते हैं वो चाहे मृदा अम्लीय हो या क्षारीय हो, वो उनका जो मान है वो पीएच बढ़ने पर हमेशा उनका विनिमय की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए अब अपन देखते हैं बच्चों विनिमय धनायनों के प्रकारों के बारे में देखते हैं कि मृदा में पाए जाने वाले धनायन जो होते हैं वो मुख्य रूप से जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, सोडियम तथा अमोनियम आदि होते हैं। इनमें से कैल्शियम जो होता है इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। तो ये जो धनायन है इसमें कैल्शियम जो होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है, बाकी के जो धनायन है वो भी मृदा में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा अत्यधिक अम्लीय अगर मृदा है तो उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो धनायन होता है उसकी अधिकता होती है। ये जो आयन है ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जब अत्यधिक अम्लीय मृदा होती है। इसका अनुपात जो होता है वो पीएच कम होने पर बढ़ता है, यानी जैसे जैसे इसका अनुपात बढ़ेगा पीएच मान कम होता जाएगा, यानी मृदा अम्लीय होती जाएगी। तीसरी अगर हम बात करें तो क्षारीय मृदाओं में सोडियम प्लस यानी Na+ आयन की मात्रा जो होती है, धनायन की मात्रा अधिक होती है। जब सोडियम धनायन की मात्रा मृदा में बहुत अधिक हो जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये मृदा बहुत अधिक क्षारीय होती है। मृदा में पाए जाने वाले मुख्य जो ऋण आयन होते हैं उनमें सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन और फॉस्फेट के और अन्य कई सारे आयन हैं और कार्बोनिक आयन भी इसमें होते हैं। इसके अलावा ह्यूमिक अम्लों के ऋण आयन भी मृदा में पाए जाते हैं मुख्य ऋण आयन के रूप में। इनमें से कुछ ऋण आयन जो होते हैं वो सदैव विनिमय आयनों के रूप में, विनिमय आयन का मतलब ये हुआ कि ये ऋण आयन आपस में विनिमय करने योग्य होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विनिमय आयनों के रूप में कार्य नहीं करते परंतु वे मृदा विलयन में उपस्थित रहते हैं। वो एक्सचेंज नहीं होते लेकिन जो मृदा विलयन है उसमें उपस्थित रहते हैं। सल्फेट मृदाओं में जो सल्फेट मृदा होती है उनमें सल्फेट की मात्रा जो होती है बहुत अधिक पाई जाती है। इस प्रकार से विनिमय आयनों में ये आयन्स जो होते हैं ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। धनायन जो होते हैं इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम आदि होते हैं, जबकि ऋणायन के रूप में सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि आयन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा के धन आयन विनिमय क्षमता यानी CEC की अपन बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों मृदा के धन आयन विनिमय क्षमता यानी CEC की, यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की अगर अपन बात करें तो उसकी अपन परिभाषा देखते हैं कि 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन्स अथवा इसके समतुल्य किसी अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा जो होती है वो उस मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता कहलाती है, यानी इसे हम CEC कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है वो सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। अगर अपन इसके इकाई की बात करें तो इसकी इकाई जो होती है वो सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, उसे हम सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। जिस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है वह उतना ही अधिक धनायनों को धारण कर सकती है, यानी CEC का मान जिस मृदा के लिए अधिक होगा वो धनायन को उतना ही अधिक अपने ऊपर अधिशोषित कर सकता है। धनायन को धारण करने की जो क्षमता है वो भिन्न भिन्न मृदाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, यानी अलग अलग मृदाएं जो होती हैं उसमें धनायनों को धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि उनमें CEC का मान भी अलग अलग होगा। किसी मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता अगर 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है, 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस मृदा के 1 किलोग्राम में 10 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयन्स अधिशोषित करने की क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है
ये मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता की हमने बात की। अब हम बात करते हैं धन आयन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं कि कौन कौन से कारक जो होते हैं वो इस धन आयन विनिमय क्षमता को प्रभावित करते हैं। बच्चों अगर बात करते हैं धन आयन विनिमय क्षमता यानी सीईसी को प्रभावित करने वाले कारकों की कि कौन कौन से कारक जो हैं इस धन आयन विनिमय क्षमता को प्रभावित करते हैं, तो मुख्य रूप से इसके 4 कारक होते हैं। एक तो होता है मृदा कणाकार यानी मृदा के कण का जो आकार होता है वो सीईसी को प्रभावित करता है। दूसरा होता है क्ले की मात्रा और उसके प्रकार पर, मृदा के पीएच पर और कार्बनिक पदार्थ पर। तो ये 4 जो कारक हैं ये मुख्य रूप से सीईसी को प्रभावित करते हैं। अपन देखते हैं इन 4 कारकों को कि ये कौन कौन से 4 कारक हैं जो इसके प्रभाव को प्रभावित करते हैं। 4 कारक, इन 4 कारकों को अपन इस प्रकार से बांट देते हैं। पहला जो कारक होता है वो होता है मृदा कणाकार। मृदा कणाकार यानी मृदा के कण का जो आकार होता है वो इसके सीईसी को प्रभावित किस प्रकार से करता है, अभी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है क्ले की मात्रा एवं प्रकार। क्ले की मात्रा एवं प्रकार। तीसरे की अपन जब बात करते हैं बच्चों तो वो होता है मृदा का पीएच, यानी मृदा का पीएच मान कितना है वो भी सीईसी के मान को प्रभावित करता है। और चौथा है कार्बनिक पदार्थ, उस मृदा में कितनी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी धन आयन विनिमय क्षमता को प्रभावित करती है किसी न किसी रूप में। तो ये 4 मुख्य रूप से कारक हैं जो धन आयन विनिमय क्षमता को प्रभावित करते हैं। अपन इनको एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले अपन बात करते हैं मृदा के कणाकार की। मृदा के जो कण का आकार है उसकी अपन बात करते हैं कि महीन कणाकार वाली मृदाओं की धन आयन विनिमय क्षमता जो होती है, यानी जो बारीक बारीक जो कण होते हैं उनकी धन आयन विनिमय क्षमता जो होती है वो मोटे कण आकार वाले जो मृदा कण होते हैं जिनका आकार मोटा होता है उससे बहुत अधिक होती है। उनका मान जो होता है अधिक होता है। जैसे बलुई दोमट मिट्टी जो होती है उसकी सीईसी का मान 5 से लेकर के 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। अगर अपन बलुई मिट्टी की बात करें, बलुई मिट्टी की बात करें तो इसकी सीईसी का मान जो होगा वो 5 से 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है, इतना इसका मान होता है। जबकि अगर अपन बात करें मटियार दोमट मिट्टी की, एक मिट्टी होती है मटियार दोमट मिट्टी की, अगर अपन बात करें तो इसके लिए सीईसी का जो मान होगा वो मान जो होता है बच्चों वो 15 से 20 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। यानी इसका आकार जो होता है वो छोटा होने के कारण इसके सीईसी का मान अधिक होता है। जबकि बलुई दोमट मिट्टी जो होती है, ये भी दोमट मिट्टी है, इसके कणों का आकार बड़ा होने के कारण इसके सीईसी का मान कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि मृदा के कण का आकार जो होता है वो भी सीईसी के मान को प्रभावित करता है। फिर हम बात करते हैं क्ले की मात्रा एवं उसके प्रकार पर। यानी मृदा में क्ले की मात्रा अधिक होने पर उनकी धन आयन विनिमय क्षमता भी अधिक हो जाती है। जिन मृदाओं में मोंटमोरिलोनाइट क्ले की मात्रा अधिक होती है उनकी धन आयन विनिमय क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। जबकि इलाइट तथा केओलिनाइट प्रकार की जो क्ले होती है, यानी इलाइट और केओलिनाइट प्रकार की जो मृदा होती है उनकी धन आयन विनिमय क्षमता मोंटमोरिलोनाइट मृदा की तुलना में कम होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस मृदा में क्ले कौन सी प्रकार की है, क्ले के प्रकार और उसकी मात्रा के आधार पर भी सीईसी का मान प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से ये भी सीईसी के मान को प्रभावित करती है। फिर अपन बात करते हैं मृदा के पीएच की। तो मृदा का पीएच जितना अधिक होगा सीईसी का मान उतना ही अधिक होगा। हम सीधे सीधे रूप में कह सकते हैं कि मृदा का पीएच समानुपाती होता है सीईसी के।
यानी जैसे जैसे pH मान में वृद्धि होती है, आयनित आयनों की संख्या जो होती है उसमें भी वृद्धि होगी और धनायन विनिमय की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। अतः क्षारीय मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता जो होती है बच्चों, वो प्राय अम्लीय मृदा से बहुत अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि मृदा जितनी अधिक क्षारीय होगी, क्षारीय मृदा की धनायन विनिमय क्षमता जो होती है वो अम्लीय मृदा से अधिक होती है। इस बात से अपन कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थों की, कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होती है उसकी धनायन विनिमय क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है। इसका मान लगभग 200 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होगी CEC का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि ह्यूमस जो होती है, ह्यूमस की अगर हम बात करें, ह्यूमस के लिए CEC का मान जो होता है वो लगभग 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। इतना अधिक मान होने के कारण इसकी मात्रा जितनी इसमें अधिक होगी उतना ही इसमें CEC का मान अधिक होगा। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हमने धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले चारों कारकों के बारे में पढ़ लिया। इससे अगला जो टॉपिक होगा वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।